और दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित प्रथम सेमेस्टर का तृतीय पेपर, यानी कि विज्ञान साइंस जिसे हम कहते हैं, उससे संबंधित मैं आपके समक्ष अति लघु उत्तर प्रश्न लेके आया हूँ। यहाँ लगभग मैं बता दूँ कि लगभग आपके 10 नंबर का एकदम कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ से अति लघु उत्तर प्रश्न से ही आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं और साथ ही आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और यह है आपके सारे पेपर 2024 पर आधारित हैं, 2024-2023 पर। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आज का पेपर आपका सभी का शानदार होगा, बढ़िया होगा। एक बार कमेंट में आप जय श्री राम हर हर महादेव कमेंट जरूर करें, जय श्री राम हर हर महादेव। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका पेपर काफ़ी बढ़िया हुआ हो और आगे भी बहुत काफ़ी बढ़िया हुआ हो। ठीक है, इसलिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। कम समय में ज़्यादा वीडियो, यानी कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिले आपको तो बेटर है। ठीक है, इस वीडियो में लगभग आपको 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 50+ क्वेश्चन। यहाँ से मैं बता दूं कि आपके पूरी साइंस यानी 25 अंक की आपकी साइंस आ गई और उसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है, लगभग 50%। ठीक है, और यहाँ से इसी वीडियो से लगभग मैं कह रहा हूँ आपकी इसी वीडियो से लगभग 10+ अंक लाना बहुत ही सुनिश्चित है। यानी कि मैं बता दूं कि आपको अति लघु उत्तर के प्रश्न के लगभग 6 से 7 नंबर तो एकदम कंफर्म है, और साथ में ही आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के आपका निर्माण भी यहीं से होगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखें और कमेंट में जय श्री राम एक बार अवश्य बोल दें। ठीक है, देखिएगा, ये आपके अति लघु उत्तर प्रश्न है। पहला है, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, यानी कि प्रीवियस ईयर का। अब कल पेपर है आपका 2025 में, फर्स्ट पेपर है, अर्थात पेपर नंबर 3 विज्ञान साइंस। पौधों को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतुओं को दूसरे भोजन से लेना पड़ता है। तो सिंपल कहूँ, स्वपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी आपके वह होते हैं जो आपके दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि अपना स्वयं ना बनाकर दूसरों से लेते हैं, उसे कहते हैं हम परपोषी। ठीक है, ये सन 2024 में पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, जड़त्व का नियम क्या है? कोई वस्तु स्थिर रहेगी या एक सीधी रेखा में एक समान गति से चलती रहेगी जब तक किसी पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जड़त्व का नियम शास्त्रीय यांत्रिक एक मौलिक धारणा है, यानी कि गति का प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलोलियो का नियम। ये आपका बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, इसलिए कह रहा हूँ गति का प्रथम नियम को ही हम कहते हैं जड़त्व का या गैलोलियो का नियम, और यह आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ आप एक बार हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दो और कमेंट कर दो जय श्री राम। ठीक है, क्या करना है आपको? जय श्री राम। एक बार आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आसवन से आप क्या समझते हैं? किसी मिश्रण में उपस्थित तरल पदार्थों को उनके वाष्पन संक्रियता के आधार पर लगने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। लगने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को गर्म करने पर सबसे कम क्वथनांक वाला तरल पदार्थ उबाल कर वाष्प में बदल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम आसवन विधि कहते हैं। यह प्रश्न भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन। जैसे कि हम जमीन पर जब चलते हैं तो हमारी जो चप्पल है वो धरती पर घिसती हुई जाती है, उससे हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो इसमें वही पूछ लिया है कि घर्षण बल क्या होता है। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रहते हुए गति करती है, सिंपल, हमारी चप्पल जब गति कर रही है तो उस गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। यानी कि जैसे हम आगे चल रहे हैं और धरती पे घिसती हुई जा रही है तो उसके जो बल है वो विपरीत बल कार्य करता है, यानी कि अपोजिट, उसी को हम कहते हैं घर्षण। यह 2 प्रकार का होता है, स्थैतिक और गतिज। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका घर्षण वाला, क्योंकि ये आपका सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मैं सिंपल कह सकता हूँ, वह पदार्थ किसी को गर्म करने पर वह आपका तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में न बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाए, उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आपका होता है कपूर, क्या कपूर या नौसादर,
या अमोनियम क्लोराइड, या इसको कह सकते हैं हम NH4Cl। ठीक है। और एक जो हमारे वाष्प बेसिन या सिंक में एक कीड़े मकोड़ों के लिए सफ़ेद कलर की गोली होती है, और एक गोली वह होती है जो कि आपके गर्मियों के ठंडों के कपड़े बक्सों में रखे जाते हैं, सफ़ेद कलर की बक्सी नेपथलीन की गोलियाँ, वो भी आपकी ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये, और सन 2024 में पूछा गया है। ठीक है। अगला, अनुकूलन को परिभाषित कीजिएगा। यह एक जीव द्वारा पर्यावरणीय कारकों का पर्यावरण में परिवर्तन के आधार पर बदलने की प्रक्रिया है। अनुकूलन 3 प्रकार का होता है। पहला है संरचनात्मक, व्यवहारिक एवं शारीरिक। प्रश्न नंबर 7, वेलन की लंबाई तथा वृत्त का व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 2022 में पूछा हुआ है, इससे पहले वाला आपका 2024 में। तो किसने किया था? वर्नियर कैलिपर्स। किसका प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का? वर्नियर कैलिपर्स, जो आपने देखा होगा तोप जैसा, यानी कि बंदूक जैसा। नेक्स्ट, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला है उपापचय, दूसरी है अपचय। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया पहले भी। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। सपोज डेट ये देखो, जहाँ आपके कण बहुत निकट पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, उसे हम कहते हैं ठोस। देखो निकट हो कल पास कर लो। ठीक है। उसे कहते हैं ठोस। जहाँ थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका द्रव, और जहाँ काफ़ी दूर होते हैं उसे हम कहते हैं गैस। यानी कि ठोस का आपका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। जैसे कि ईंट, इसका आपको हम आकार आयतन निश्चित होते हैं, और इनके अंदर जो घर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो अत्यधिक ज़्यादा होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? सपोज डेट कि आपका ये एक पात्र है, एक पात्र ऐसा है, यदि हम इसमें आपका जल डालते हैं तो ये पूरे में इस तरीके से फैलेगा, और यही जल हम इसमें जब डालते हैं तो ये इस तरीके से फैलता है। तो कह सकते हैं द्रव का आपका आकार निश्चित होता है, आयतन नहीं। ठीक है। जिस भी पात्र में जाएगा वो उसी पात्र का आपका साइज ले लेता है। लेकिन गैस का आपका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, लेकिन निश्चित कुछ नहीं होता। ठीक है। अगला, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, छोटी मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुदविद पौधे का एक नाम लिखिएगा। कौन सी है? नागफनी। नागफनी। आप मुझे कमेंट कर बताओगे नागफनी और कैक्टस एक होते हैं या अलग अलग? ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइएगा। मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेह तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल कम किया जा सकता है। सिंपल कह सकते हैं, यदि कोई चीज़ घर्षण हो रही है उसमें आपको मशीन का तेल या जो भी है आप ग्रीस लगा दें तो इसका फ्रिक्शन कम होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13, मादा अंक का नाम लिखिएगा। कौन सा है? जयांक। सजीव का एक लक्षण, सजीव सभी प्रकार की क्रिया होती हैं, जैसे श्वसन, यानी कि जो भी व्यक्ति सजीव है वो श्वास अवश्य लेते हैं, तभी तो हम उसे सजीव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पोषण, खाना खाते हैं। उत्सर्जन यानी कि मलमूत्र का त्याग करते हैं, वही आपका सजीव कहलाते हैं। नेक्स्ट, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिएगा। तो कितना सरल पेपर है। ठीक है। शाकाहारी का क्या है? बकरी, खरगोश। मांसाहारी में शेर और चीता। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जो आपका छिपकली होती है वो शाकाहारी है मांसाहारी है? ठीक है। छिपकली, एक छिपकली और एक मकड़ी, ये पूछे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16, पदार्थों की कितनी अवस्था होती है? अभी बताया था ऊपर, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें ठोस का आकार और आयतन निश्चित और गैस का आकार और आयतन अनिश्चित। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17, समय का मानक मात्रक है, क्या है? सेकंड। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? 18, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। पौधों, नंबर 1 है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं, लेकिन आपके जो पौधे हैं वो ऊपर की वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट है, पौधों और जंतुओं में संवेदना होती है, दोनों में संवेदना होती है, इमोशन। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते, क्या? इमोशन। थर्ड पॉइंट है,
पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। अगला, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। किस प्रकार का? समांगी मिश्रण, अर्थात घुलनशील। कैसा? घुलनशील, यानी कि जहां हम जैसे सपोज डेट कह सकते हैं कि आपका पानी में चीनी डाल दें, उसे घोल दें, वो क्या है? आपका समांगी मिश्रण। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। ठीक है, यहाँ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला 21, विद्युत बलीय किसे कहते हैं? विद्युत बल के कारण जब चीजें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युत बल्ब कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे से कागज से रगड़ कर टुकड़ों के पास ले जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युत बल के कारण होता है। जैसे हम छोटे पे क्या करते थे कि एक स्केल लिया करते थे, पैमाना, और उसके अपने सिर पर रगड़ा करते थे क्योंकि उसमें तेल लगा होता था, और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करते हैं, उसके पास ले जाया करते थे स्केल को, और जैसे ही उसके पास लेकर जाते थे तभी क्या कहते हैं, कागज के टुकड़े स्केल पर चिपका करते तो इसी को कहते हैं विद्युत बल। नेक्स्ट, मछली के जल में रहने के लिए कौन सा अनुकूलन अंग सहायक है? पहला है शारीरिक, फिर है पंख, फिर है गलफड़े। ठीक है। अगला, कीटवच्छी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिएगा। कीटवच्छी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते, और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीट पाचन करते हैं। जैसे हैं आपके कीट, पहला है ड्रोसेरा, फिर है घटपड़ी आदि। अगला, जलीय पौधे के तने एवं पत्ती के एक एक विशेषता बताइए। जलीय पौधे के तने के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधे की पत्तियां चपटी होती है और इनके सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती है। ठीक है। नेक्स्ट 25, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये वाला। अलैंगिक जनन की दो विधियां या प्रकार के नाम लिखिएगा। कौन से हैं? मुकुलन और सेकंड विखंडन। अगला, तो पुनः पूछ लिया, घर्षण बल किसे कहते हैं? किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अगला 27, भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिएगा। क्या है आपका इसका? प्रकंत, यानी कि अदरक के तने के रूपांतरण को हम प्रकंत कहते हैं। अदरक क्या है? एक प्रकार का तना है। इसी के साथ बता दूं कि आलू, प्याज, क्या चीज़ लिख सकता हूं मैं आपका? आलू या प्याज या लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सारे क्या है? तना है। अगला 28, गति के द्वितीय नियम को प्रभावित कीजिएगा। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर वाह्य से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के दिशाक में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F = m × A, यानी कि F क्या है? बल है, m क्या है? द्रव्यमान, A क्या है? त्वरण। तो इस प्रकार से, यानी कि सिंपल कह सकते हैं, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? गति का द्वितीय नियम। नेक्स्ट 29, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिएगा। सिंपल है, जहां हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकें पारदर्शी किसी कागज के द्वारा, उसे हम कहते हैं आर पार देख सकें, उसे हम कहते हैं पारदर्शी, और जहां हम ना देख सकें उसे कहते हैं अपारदर्शी। पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 30, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं? तो कितने माप सकते हैं? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक मानव शरीर के हम तापमान की सीमा तक इसके सीमा होती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बताइए। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा रहता है। हम लोग कहते हैं कि पत्तियों का रंग आखिर हरा किस कारण से है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। सेकंड पॉइंट है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट 32। तो यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लो। ठीक है, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो यदि आपके जो मैं चाहता हूं कि हमारे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। अभी हमारे लगभग 700 कुछ हैं, 700 750 है जो भी हैं, तो अभी इतने सब्सक्राइबर हैं। यदि आप हमारे 1000 सब्सक्राइब करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। यदि आपने शेयर कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि कोई बच्चा डिलीट की तैयारी कर रहा है उससे आप शेयर कर दो, यानी कि हमारे 200 सब्सक्राइब और कंप्लीट कर दो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय श्री राम। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बढ़ती जनन की 2 विधियाँ बताइएगा। जड़ों तथा वर्धी जनन उदाहरण जैसे डहेरिया शकरकंदी, तनों तथा बढ़ती जनन उदाहरण जैसे आलू प्याज लहसुन अदरक हल्दी। ये तने हैं आपके। जड़ों के प्रकार बताइए, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला और अपस्थानिक। 34 कहता है आपका अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ बताइए। पहली विधि है विखंडन, सेकंड है मुकुलन विधि। नेक्स्ट 35, 3 कीटवृक्षी पौधों के नाम बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से हैं आपके 3 महत्वपूर्ण? पहला है ड्रोसेरा, नेपेथिन्स, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट 36 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये आपका 2022 में भी पूछा गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। क्या पता 2025 में भी ये आपका कल पूछ लिया जाए। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिएगा, या अथवा कैसे दिया इसने, पुष्प के 4 अंगों के नाम लिखिएगा। यानी कि पुष्प के 4 अंग होते हैं। पहला कौन सा है? वो वाह्यतुलपुंज, फिर है दलपुंज, पुमंग और जायंग। नेक्स्ट 37, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिएगा। भंगुर वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूड़ यानी कि चूड़ बन जाना का गुण पाया जाता है, भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, कोयला, इसको हम यदि हम पीसेंगे तो उसका चूना यानी कि मार मार के कुछ निकाल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं चूड़, यानी कि चूरन बन जाए उसका, तो वो होते हैं भंगुर। अभंगुर वे कहते हैं इसमें आपका ना बने, यानी कि चूरा ना बने। वे पदार्थ शीघ्र चूड़ बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है, अभंगुर कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा इत्यादि। अगला, मूल मात्र किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिएगा। वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, इनके मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण देखिए, दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। मीटर एवं सेकंड, मीटर और सेकंड इनके क्या है? मात्रक हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्योंकि ये सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश के पानी को जमा करने का एक तरीका है, यानी कि बारिश को पानी को एकत्रित करने का तरीका इसी के अंतर्गत आता है, जिसका इस्तेमाल बाढ़ में खेती के लिए किया जाता है। इस विधि में जल का संरक्षण किया जाता है और इससे धरती का पानी का स्तर भी बढ़ जाता है। ठीक है, काफ़ी लाभदायक है, आप लोगों को भी करना चाहिए। 40% देखिएगा, पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है? वो 2023 में पूछा गया है, तो वो द्रव है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में ऊपर बताया था कि उसका आकार क्या है आपका? अनिश्चित है, और आयतन निश्चित है। ऊपर सुधार लेना, थोड़ा गलत बता दिया था मैंने। ठीक है, अगला 41, दोलन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित कीजिए। किसी आधार से, यानी कि सपोज दैट ये आधार है, आधार से लटकी हुई कोई वस्तु ब्रह्मावस्था से इधर उधर गति करती है तो उसे हम दोलन कहते हैं। सपोज दैट ये ब्रह्मावस्था में ये इस तरीके से लटका दिया, तो ये कभी इधर जा रही है तो कभी इधर, ये इस तरीके से कभी इधर तो कभी, इसे कहते हैं दोलन गति। जैसे दीवार घड़ी में हिलता हुआ पेंडुलम, बिल्कुल उदाहरण सही है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 में पूछा हुआ है। अगला, यौगिक किसे कहते हैं? यह भी आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ऐसे पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। अगला 43, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं? वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़ गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। अगला 44, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसी गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। अभी बताया मैंने ऊपर।
45 तलछड़ीकरण की प्रक्रिया समझाइएगा। द्रव्य में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को नितारना ही क्या कहलाता है? तलछड़ीकरण। ठीक है, अविलेय यानी कि सपोज डेट कि मान लो एक आपका एक पात्र है, इसमें आपकी पानी डाल दिया और उसी में आपकी बालू डाल दी, क्या पानी और बालू, तो सिंपल है, ये घुलेगी तो है नहीं क्योंकि ये घुलनशील तो है नहीं है, तो वहीं से उसको निकालना यानी बाहरी हल्के तथा बाहरी अवयवों को, यदि हम बालू को निकालेंगे तो उसी को हम क्या कह देंगे? तलछड़ीकरण यानी निथारना। अगला, घूमते हुए लट्टू किस प्रकार की गति है? तो एक घूर्णन प्रकार की गति है। सरलरेखी गति यानी कि एक पथ पर कोई चलता हुआ व्यक्ति। 47 हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी को किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्या पता ये कल पूछेगा। उसे कहते हैं वायरस अर्थात विषाणु। पुष्प के नर अंग का नाम क्या है? पुंकेसर। 50वां क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? तो निश्चित होते हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? पुनः हम देख रहे हैं क्यों होता है आपका? पर्ण के द्वारा अर्थात क्लोरोफिल के द्वारा, यानी किसी पत्तियों का रंग यदि हरा है तो वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। 52 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? ग्लूकोज और स्टार्च, ग्लूकोज या स्टार्च और ऑक्सीजन अर्थात O2। 53 पौधे के कितने भाग होते हैं? उनके नाम लिखिएगा। पौधे के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। परागण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला है ड्रेसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्का में 20, टमाटर में 24 और यानी कि कह सकता हूं आलू के पौधों में 48 होते हैं गुणसूत्र। ठीक है। 55 देखिएगा, कोश का भित्ति किस में पाई जाती है? यह है किस पदार्थ की बनी होती है? कोश का भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। किस? पादप कोशिका में। कोश का भित्ति सेलुलोज अर्थात सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 56 प्रश्न नंबर क्या कहता है आपका? देखिएगा, जंतुओं एवं पौधे को समानता बताइए। तो इनकी समानता है वृद्धि, यानी जंतुओं और पौधों में वृद्धि का क्या महत्व है? जंतुओं तथा पौधों की वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। बिल्कुल बात सही है। आकार देखिएगा, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में फैलता है। बिल्कुल बात सही है। जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। यह भी बात एकदम करेक्ट है। अगला, श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बात सही है। नेक्स्ट, पुष्प क्या है? ये पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण के पुष्प को ही कहा जाता है। ठीक है, ये आपका पुष्प हो गया। यहाँ लगभग आपके 50 प्लस अतिलवोत्तर हो चुके हैं। कितने? 50+। ठीक है, यहाँ से मैं बता दूं कल आपके पेपर में 10+ नंबर का 100% आएगा, 10+ नंबर का। ठीक है, इसलिए आप मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, और उम्मीद है कल आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, बेहतरीन जाएगा, शानदार जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। एक ही बार देखो, लेकिन ध्यानपूर्वक देखो। ये नहीं कि बार बार देखते जाते हो, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बार देखो ध्यानपूर्वक, और मैं कहता हूँ कि आपका पेपर 100% अच्छे नंबरों से पास हो गया आप लोग। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दो, और कमेंट में आप जय श्री राम या हर हर महादेव अवश्य लिख दो। जय श्री राम। ठीक है, और यदि किसी का कल पेपर है उसे आप लोग शेयर अवश्य कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।